तो बेन 10 के न्यू रिबूट में पहले बात करते हैं इसके एलियंस के बारे में। जैसे फर्स्ट इशू के कवर पेज में जो 10 एलियंस है उसमें चीज है, बात यह है कि इसमें घोस्ट फ्रीक नहीं है और इसमें शुरू में ही कैनन बोल्ट है और वाइल्डमट और रिपजॉस भी नहीं है, जिसके बदले में ये है। जिसके पानी के टैंक्स को देख के मुझे लगा था कि मे बी ये वाटर हैजर्ड है, फिर पता चला नहीं ये ओवरफ्लो है। और यह जो डिजाइन मुझे स्पेसिफिकली बुरे लग रहे हैं उनमें से पहले तो कैनन बोल्ट ही है और इसमें ग्रे मैटर का से लीडर की तरह लग रहा है, जिससे मैं भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि लीडर एक्सीडेंटली वैसा हुआ था। और जबकि गैल्वेन का सर पहले ही वैसा होता है तो मे भी उसका सर नॉर्मली अच्छा लगता। स्टिंग फ्लाई ठीक है, देख के लग रहा है कि उससे बदबू आएगा। डायमंड हेड को देख के लग रहा है कि पिछले डिजाइन को ही क्रैक कर दिया गया है और वाइल्ड वाइन में बहुत चेंजेस आ गए हैं। इसमें उसका वो सर रूट में होने वाली चीज नहीं है और एक्सलेट तो एक मशीन लग रहा है जो चल जाएगा और 4 आर्म्स और हीट ब्लास्ट भी ठीक ठाक लग रहे हैं और अपग्रेड का बॉडी मस्क्यूलर लग रहा है जो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो लड़ने वाला नहीं बनाने वाला एलियन है। मतलब क्लासिक में सारे एलियंस के डिजाइन उनके पर्टिकुलर पावर्स के हिसाब से थे। मींस यह सारे एलियंस को देख के लग रहा है कि वो सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए बनाया गया है। जैसे सारे एलियंस को मस्क्यूलर बनाना जरूरी नहीं था और सारे एलियंस को सिर्फ लड़ाई के हिसाब से दिखाना भी गलत है क्योंकि एक तो एस्मथ ओमनिट्रिक्स को लड़ाई के लिए बनाया ही नहीं था, उल्टा बेन उसे वैसे यूज करता था। तो मैं यहाँ सोच रहा था कि अगर उन्हें बेन 10 का एक डार्क वर्जन ही बनाना था तो सिर्फ उन एलियंस को ही लेना चाहिए था ना जो पहले से ब्रूटल और गोल्ड लगते हैं, जैसे स्टिंग फ्लायर, वाइल्डवाइन के साथ फ्रैंकिंग स्ट्राइक, ममी, वेयरवुल्फ, रिपजॉस, वाइल्डमट और ऑब्वियसली घोस्ट फ्रीक। तो ये सब ऐसे एलियंस है जिसको वैसे हॉरिफाइंग बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये पहले से ही काफी हद तक वैसे ही है। और ये तो एलियन फोर्स का लोगो है या तो क्लासिक का लोगो होना चाहिए था। जो भी होता है इसमें ओमनिट्रिक्स का डिफॉल्ट थोड़ा यूनिक होने वाला है। तो अब आते हैं प्लॉट पे। तो ये शुरू होता है विलगैक्स से जिसके अपीयरेंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो यह विलगैक्स एक्सप्लेन करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे पता है कि पूरे यूनिवर्स में वो एक लॉट ऑफ वेपन है जिससे उसे हराया जा सकता है। तो यह एक चीज मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि इसका स्टोरी जिस फ्लो में जा रहा है इसके हिसाब से ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक वेपन है, जबकि मेन स्टोरी में एस्मथ ने ओमनिट्रिक्स को बनाया था जैसे यूनिवर्स में हर एक स्पीसीज एक दूसरे को समझ सके। हाँ, क्लासिक वाले में ये चीज काइंड ऑफ बिग हीरो 6 के बीएमएक्स जैसा ही था, जैसे टाडासी ने बीएमएक्स को बनाया था जिससे वो मेडिकली लोगों की मदद कर पाए। बट अब हीरो वही सेम काम ही कर रहा है, लोगों का मदद करना, बट तरीका अलग है। और एक और चीज है जो क्लासिक से अलग है कि क्लासिक में विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को पाना चाहता था जिससे वो खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना सके, मींस खुद के लिए नहीं, और उसे इसका कोई चिंता भी नहीं था कि कोई ओमनिट्रिक्स से उसे हरा देगा। तो यहाँ वो थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। जो भी हो फिर हमें एक एस्ट्रॉइड टाइप का कुछ दिखता है, मींस इसमें ओमनिट्रिक्स होगा और ये अभी अर्थ से बहुत दूर का सीन लग रहा है। तो यहाँ क्लासिक के जैसे ज़ाइलिन ओमनिट्रिक्स को अर्थ में भेज नहीं रही है। मे बी यहाँ ओमनिट्रिक्स का अर्थ में क्रैश करना एक कोइंसिडेंस होगा, बट ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको अर्थ के डायरेक्शन पर ग्रैंडपा मैक्स के लिए भेजा था। जो भी हो, तो यहाँ भी ये श्योर नहीं है कि बेन का ग्रैंडमा ज़ाइलिन होगी या वर्डोना, जबकि मुझे पता है कि क्लासिक में ज़ाइलिन बेन का ग्रैंडमा नहीं थी, बट इसमें हो सकती है क्योंकि जब ग्वेन और बेन ग्रैंडपा मैक्स के साथ उनके ट्रिप का फर्स्ट नाइट कैंप में होते हैं, फिर तब ग्वेन के बैग में कुछ चीजें होते हैं जिनमें एक स्पेस साइंस का बुक होता है और उसके बैग में एक ब्लैक कैट का लोगो और एक कैट चेन लगा होता है। तो इसका मतलब इसमें भी हमें अपना लकी गर्ल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ मेन चीज है कि ग्वेन को उसके पावर्स कैसे मिलेगी, मैजिकल बुक्स या वो अपने एनोरेट पावर्स को अनलिश करेगी। तो मुझे इसमें लग रहा है कि क्लासिक की तरह यह भी वो बुक्स या चार्म्स को यूज करने वाली है जिसकी वजह से ये लकी कैट्स वाले फोरशैडोइंग दिखाया गया है। तो अगर इसमें वो कोई एनोराइड नहीं है तो इसमें में भी वर्डोना को ज़ाइलिन के जगह पे दिखाया जा सकता है। वेल वो अभी दूर की बात है। फिर ग्वेन के पास जैसे उसका बुक्स है वैसे ही बेन भी कैंप में सुमो स्लैमर कैट के साथ बैठा है। फिर उनमें यह वही ट्रिप को लेके बात होता है और यह ग्रैंडपा मैक्स एक चीज बोलते हैं, बट वी हैव गॉट ए होल समर टुगेदर। भाई इस बात को सुन के मुझे अंदर से जो खुशी आई है ना, मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैंने नेगेटिव 10 देखा था तब उसके बाद ही फाइनल के 2 एपिसोड और शो खत्म। फिर एलियन फोर्स शुरू होता है, मेरा फेवरेट हाइब्रिड आर्क, बट ऑब्वियसली एलियन फोर्स अलग रियलिटी है। और फिर हमने उस क्लासिक बेन को अल्टीमेट एलियन के ईवन वाले एपिसोड में देखा था। तो जब ये सुना कि अभी भी पूरा समर बाकी है, भाई एक अलग ही फीलिंग आ गई कि हाँ अब फिर से वो सब देखने को मिलेगा। जो भी हो, फिर से पॉइंट पे आते हैं। फिर बेन ग्रैंडपा और ग्वेन से वैसे ही झगड़ा करके जंगल में चला जाता है। जब मुझे एक चीज यहाँ थोड़ा अजीब लगा कि उनके नॉर्मल कन्वर्सेशन में बेन और ग्वेन एलियंस को लेके बात कर रहे थे। मींस क्लासिक में भी जब ग्वेन ने बेन को हीट ब्लास्ट के फॉर्म में देखा था तब उसने उसे एक मॉन्स्टर बोला था, एलियन नहीं। फिर ग्रैंडपा ने बोला था कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, एक एलियन है, जिससे ये मिस्ट्री बन रहा था कि उन्हें कैसे पता है इसके बारे में। मतलब उसमें सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल रैंडम थे और इसमें वो 1000 टॉपिक्स को छोड़ के एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक बहुत ही अलग चीज होता है जो क्लासिक में बिल्कुल भी नहीं था। अर्थ के स्पेस स्टेशन से कोई देख लेता है कि एक चीज अर्थ में क्रैश हो रहा है। तो क्लासिक में जब विलगैक्स से बचते हुए ज़ाइलिन ने अर्थ पे ओमनिट्रिक्स को छोड़ा था तब अर्थ के लोगों को पता ही नहीं चला था कि वो अर्थ पे क्रैश कर रहा है। मींस वो लोग ओमनिट्रिक्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे। तो यह बेन 10 में टेक्नोलॉजीज का एक स्केलिंग सिस्टम है जहाँ सारे टेक्स्ट को लेवल के हिसाब से सेपरेट करके प्लेनेट के सेफ्टी के हिसाब से हर एक प्लेनेट के उनके डिफरेंट लेवल रखा गया है। तो एलियन फोर्स के फर्स्ट एपिसोड में बोला गया था कि अर्थ में लेवल 2 तक का टेक्नोलॉजी लाना लीगल है, जहाँ केविन चोरी छुपे लेवल 5 का टेक्नोलॉजी
बेचता था और ओमनिट्रिक्स अर्थ में एक लौता डिवाइस है जो लेवल 20 का है। और एलियन फोर्स के एक एपिसोड में केविन को एक लेवल 20 का टेक डिटेक्ट हुआ था। फिर उसने बोला था कि वो जिस मीटर को यूज कर रहा था उसमें 20 तक का ही मैक्स दिखाता है, उसके ऊपर का लेवल वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर एपिसोड के इनमें पता चलता है कि वो टेक एक हायर डायमेंशन के बीइंग्स के एक बच्चे का टॉय था, तो इसका मतलब वो 20 का भी ज्यादा लेवल का टेक था और मीटर 20 दिखा रहा था क्योंकि वो उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। तो बस सोचो कि ह्यूमंस का टेक कितना लो स्केल का है और स्केल सिस्टम के हिसाब से अर्थ में सिर्फ 2 तक का ही टेक मैक्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के सारी टेक्नोलॉजी लेवल 2 का ही है, उसके कम भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से क्लासिक में ह्यूमंस ओमनिट्रिक्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। बट यहाँ ये चीज थोड़ा अलग है, यहाँ भी ह्यूमंस ओमनिट्रिक्स का एनर्जी और स्पेक्ट्रम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने कैसे भी ओमनिट्रिक्स को ट्रैक कर लिया है कि वो क्रैश हो रहा है। तो यह ओमनिट्रिक्स को थोड़ा टियर डाउन करके दिखाया गया है या फिर ह्यूमंस को हाई टियर में। और यह इस पैनल को देख के तो नहीं लग रहा कि ये लेवल 2 का मैक्स भी होगा, जो भी हो। फिर जब बेन जंगल में खोने के बाद भटक रहा होता है, जब उसके पास ओमनिट्रिक्स क्रैश होता है और यहाँ वो गिरते टाइम वो एल शेप का जो टर्न था वो दिखाया नहीं गया। जब बेन प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ आके बेन तक ओमनिट्रिक्स को पहुंचाया था, तो फिर यहाँ उसका ओमनिट्रिक्स मिलना भी बहुत अलग है। यहाँ वो एक्सटर्नल पोर्ट भी नहीं है और फिर बेन उसके पास नहीं जाता। ओमनिट्रिक्स एक सिम्बियोट के जैसे आके खुद ही बेन के हाथों में चिपक जाता है। तो यहाँ देख के लग रहा है कि मे बी इसमें ओमनिट्रिक्स खुद ही एक जिंदा फॉर्म है। तो यह ओमनिट्रिक्स को देख के मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। तो जबकि ये एक सिम्बियोट है तो हो सकता है कि ये ओमनिवर्स में जो स्कर्ट था ये वही होगा, जो एक पैरासाइट है जो ओमनिट्रिक्स को ऑपरेट करने में बेन का मदद करता है, काइंडा रोटोम की तरह जैसे वो पॉकेट को ऑपरेट करता है। तो यहाँ मुझे एक और पॉसिबिलिटी लग रहा है कि जो प्राइमस था, जो कि ओमनिट्रिक्स का डीएनए सर्वर है, जहाँ एज़मथ सारे एलियंस का डीएनए स्टोर करके रखता है, जहाँ से डीएनए सिग्नेचर लेके ओमनिट्रिक्स बेन को ट्रांसफॉर्म करता था। तो यहाँ हो सकता है कि मे बी यहाँ प्राइमस ही ओमनिट्रिक्स होगा और वो सिम्बियोट जो बेन के पास है वो एक कंट्रोलर होगा, मतलब वो प्लेनेट ही असली ओमनिट्रिक्स होगा। और एक और चीज हो सकता है कि मे बी यहाँ हमें ओमनिट्रिक्स का भी एक पर्सोना देखने को मिले जो यूनिट्रिक्स की तरह होगा। और ये भी हो सकता है कि जो ओमनिट्रिक्स है ये एक अलग तरह के गैल्वेनियन मेगामॉर्फ होगा, मेलवेयर की तरह। अब मैं यहाँ अलग तरह का बोल रहा हूँ क्योंकि कवर पेज में अपग्रेड का और यह ओमनिट्रिक्स का कलर अलग है। तो जो भी हो, जबकि ये जिंदा है तो हो सकता है कि अभी तक विलगैक्स से बचते हुए ओमनिट्रिक्स खुद ही अर्थ पे लैंड किया है। फिर यह मामला बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, जबकि अब इंसानों को पता चल गया है कि एक चीज स्पेस से क्रैश किया है। तो उसके लिए यह मिलिट्री फोर्स भी आ जाते हैं, यह प्लमस नहीं नॉर्मल मिलिट्री, जिससे बेन छुपते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वहाँ ग्रैंडपा बेन को ढूंढ रहे हैं और ग्वेन कैंप में ही है। फिर बेन अपने हाथों से ओमनिट्रिक्स को उतारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक साइबोर्ग टाइप का बियर आ जाता है। तो क्लासिक में ग्वेन ने बस मजाक में एक बियर के बारे में बोला था, तो क्रिएटर्स ने सोचा होगा इस बस सच में डाल देते हैं। हो सकता है बाद में पता चलेगा कि ये डॉक एनिमो का कोई एक्सपेरिमेंट था, या मे बी वो बियर भी रोजो की तरह कैसे भी ड्रोन्स के साथ फ्यूज हो गया है। जिसके बाद अचानक ओमनिट्रिक्स से लाइट आता है और वो पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत ही रियलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म होता है 4 आर्म्स में। हाँ, इसमें बेन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हीट ब्लास्ट नहीं 4 आर्म्स है, पर बात वही है ना, हीट ब्लास्ट ज्यादा हॉट होता है। बट मुझे एक बात बताओ, क्या पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं था? मतलब अगर पीछे का वो सिनेमैटिक बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाए तो ये भी उतना ही रियलिस्टिक है। जो भी हो, फिर बेन 4 आर्म्स बन के उस साइबोर्ग बेस से लड़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ हीट ब्लास्ट 1 पेज से बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिख रहा है और इसके इस डिजाइन को देख के लग रहा है कि ये एक्चुअल में एक फायरोनाइट है, मींस उसने रियल में एक आर्मर पहना है। फिर वो एक बड़ा सुपरनोवा करता है जिससे वो साइबोर्ग बेयर को भगा देता है, मारता नहीं। तो मे बी अब वो बेयर डॉक्टर एनिमो के पास वापस जा रहा है और यहाँ हीट ब्लास्ट जो डायलॉग्स बोलते हैं उसमें वो बात नहीं जो क्लासिक वाले में थे। फिर दूसरी तरफ हीट ब्लास्ट के उस धमाके से मिलिट्री को पता चल जाता है कि वहाँ कुछ चल रहा है, तो वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ हीट ब्लास्ट उस बेस से लड़ रहा था। और यहाँ मिलिट्री में हमें कर्नल रोजम को भी देखने को मिलता है, जिसने अल्टीमेट एलियन के कमेलियन वाले एपिसोड में इंटरस्टेलर लॉ के अपोज जाके 100 से ज्यादा एलियंस को बंकर में सील करके रखा था। मतलब ये समझ लो कि ये बंदा बेन 10 का जनरल रॉस है। फिर ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगता। पर वो छोड़ो, मुझे बताओ ये कैसा कार है? देख के लग रहा है कि काफी मात्रा में एलियन टेक यूज किया गया है, या तो वो रेडियो भी नहीं है। जो भी, फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट उन्हें लगा नहीं था कि इतने जल्दी होगा। और फिर हमें फाइनली विलगैक्स और उसका शिप देखने को मिलता है जो पिछले वाले से काफी अलग है। और अगर मैं विलगैक्स के डिजाइन के बारे में कहूँ तो मेरे हिसाब से क्लासिक वाला डिजाइन इससे ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि क्लासिक वाला विलगैक्स एक एक्चुअल में साइबोर्ग था। जब ज़ाइलिन उसे ओमनिट्रिक्स लेके भाग गई थी तब विलगैक्स का शिप डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसका उसका आधा बॉडी ही उड़ गया था, जिसके वजह से क्लासिक के स्टार्टिंग में हमें विलगैक्स को ऐसे दिखाया जाता है जब वो इस टैंक में सारे नैनोबॉट्स से खुद को रिपेयर कर रहा है। और बाद में जब वो ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए खुद ही आता है तब उसका बॉडी का लोअर पार्ट पूरा मशीन का था। यहाँ तक वो अपने हाथों का मस्क्यूलर स्ट्रेंथ भी टेक से इंक्रीज कर सकता था। मतलब अगर तुम सब भूल के फर्स्ट माइंड से सोचो कि तुम फर्स्ट इशू पढ़ रहे हो जहाँ तुम्हें विलेन को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब इसको जरा देखो, इसके बॉडी के आधे से भी ज्यादा पार्ट्स ही नहीं है। इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसने कितने ब्रूटल फाइट्स लड़े हैं। और जहाँ क्लासिक विलगैक्स के बॉडी पार्ट्स नहीं है या न्यू विलगैक्स के कपड़े नहीं है।
OX कार्ड भी है। तो यहाँ मेरे पूरे बात का मतलब ये है कि बस ब्रूटल और गॉड चीजें ना दिखा के भी वायलेंस का फील लिया जा सकता है। या तुम इनविंसिबल का वो पॉइंट ही ले लो जब विल्जरमाइस ने उस पूरे प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए उस प्लेनेट को सन के पास ले गए थे। मतलब तुम बस इमेजिन करो कि इस प्लेनेट का पूरा लाइफ साइकिल बिना पानी के पूरा तबाह हो गया। क्या ये तुम्हें इनफ ब्रूटल नहीं लग रहा? और क्लासिक में एक और बहुत ही बढ़िया डिटेल था, वह विलगैक्स के मुंह में हमेशा ये लिक्विड टैंक रहता था। तो क्लासिक में उसके ऑक्टोपस होने का चीज बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था। और जब बेन उसको अपने सपने में देख रहा था तब उसके मुंह में वो टैंक पाइप भी नहीं था, उसके लिप्स दिख रहे थे। मतलब तुम डिटेल्स देख रहे हो। और यहाँ भी एलियन फोर्स और बाकी के विलगैक्स के डिजाइन के जैसे कोई लिक्विड टैंक नहीं है। जो भी हो, फिर ओमनिट्रिक्स के एनर्जी से विलगैक्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ गया है। तो वो अब अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसके साथ वो ओमनिट्रिक्स को एक बीइंग बोलता है। और ऐसे ही यार ये फर्स्ट इशू खत्म हो जाता है। और मे भी इसमें विलगैक्स और बेन का वो फेस टू फेस बैटल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जबकि इसमें उसका बॉडी ठीक है तो क्लासिक की तरह उसे ड्रोन्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और जबकि उसने बीइंग बोला तो इसका मतलब इसमें एक्चुअल में ओमनिट्रिक्स जिंदा होगा। तो अगर इसमें घोस्टफ्रीग होता तो ये चीज देखने में अलग ही मजा आता, क्योंकि हमें पता है कि एक्टोन्यूरियन अपने हर एक सेल्स में भी जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से घोस्टफ्रीग ओमनिट्रिक्स में होने के बाद भी जिंदा था और इवेंचुअली बाहर भी आ गया था। और अगर इसमें ओमनिट्रिक्स जिंदा है तो क्या घोस्टफ्रीग ओमनिट्रिक्स को ही कंट्रोल कर लेगा? फिर तो उसे बेन को घोस्टफ्रीग बनने के लिए कन्विंस भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वो इसलिए बेन पे भी टिका हुआ कर लेगा। मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल में पीक जा सकता है। बट जबकि हमें अब घोस्टफ्रीग के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो अभी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। और भाई सोचो जब केविन जिंदा ओमनिट्रिक्स से एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तब क्या होगा। और इन सब में ज़ोम्बोज़ो के बारे में तो सोचो, वो तो पहले से ही काफी हॉरर टाइप का कैरेक्टर है। और जबकि क्लासिक में बेन जोकर से डरता था तो मे बी यहाँ भी ज़ोम्बोज़ो का पेनीवाइज की तरह एक बढ़िया डार्क आर्क वो लोग कवर कर सकते हैं, जो इस कॉमिक के साथ मैच भी करेगा। भाई अब मेरा दिमाग फट जाएगा। वेल देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। Underestimating me is a great mistake. The last you'll ever make.